आकिब जावेद साहब, एक और पॉइंट जिस पर बात भी हो रही थी कि पिच हमें पता है कि फास्ट होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। आपको लगता है पाकिस्तान एक बॉलर शॉर्ट था, क्योंकि आसिफ अली ने आज 8वें नंबर पे बैटिंग की है और वहां पे भी वो एक बाउंसर पे आउट हो गए, खेल नहीं सके। तो एक ऑलराउंडर को, मोहम्मद वसीम को उनकी जगह पर, या फिर अगर एक हसनैन जो टीम में थे उनको खिलाना चाहिए था। आपको लग रहा था कि वन बॉलर शॉर्ट थे और अगर वो स्ट्रेटेजी हमारी मुख्तलिफ होती तो शायद कुछ रिजल्ट बेहतर हो सकता था? देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं तो कोई ऐसी टीम नहीं आपको मिलेगी जिसके पास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर ना हो, और आप 8 नंबर पे एक प्योर बैट्समैन जो कि बॉलिंग भी नहीं करता और ग्रेट फील्डर भी नहीं है, उनको खिलाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि देखिए, जब भी आप इंडिया के अगेंस्ट या बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे तो सारी माइंड गेम चल रही होती है। रोहित शर्मा ने गलती की अक्सर पटेल को 12वां ओवर देके, क्योंकि देखिए एक मोमेंटम चल रहा होता है, बैट्समैन सेट हो रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कब वो एक्सिलरेट करें। और वो 12वें ओवर में भी इफ्तिखार के लिए आइडियल था कि फंसा हुआ है, बॉल आ नहीं रही, स्विंग हो रही है, और एक आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको लगा दिया जिसमें उन्होंने 21 रन बनाए। इसी तरह से जो कोहली और पांड्या ने शुरू किया, स्ट्रगल किया, क्योंकि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि वाइल वो थोड़े सेट हो गए तो फिर वो 10-11 की एवरेज आजकल जो है वो अचीवेबल है। हालांकि वो 13 तक भी लेके गए, लेकिन उन्होंने टारगेट किया हुआ था, बिकॉज कोहली एंड पांड्या आई थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स जो कि कैलकुलेट भी करते हैं, अपनी गेम को बदलते भी हैं जी। उन्होंने एक चीज तो समझ ली कि जब उन्होंने 20 रन किए थे नवाज को, उनको ये पता था कि अब नेक्स्ट ये एंड में उसको लेके जाएंगे और इनके पास कोई पेस बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। दूसरा, आज जो मैच देखा उसमें शाहीन शाह अफरीदी की 100% फिटनेस और वो नजर नहीं आई। दूसरा ये है कि जब आप का एक बॉलर है जो कंसिस्टेंटली विकेटें ले रहा है, विकेट टेकिंग बॉलर हारिस रोज बन चुका है, आपने उसको जहां शाहीन को उन्होंने करवाया था 17वां ओवर गालबन जी, वहां पे कराया था। आना चाहिए था हारिस को, क्योंकि एवरेज बढ़ रही थी और उसने, कोहली ने कहा भी कि हमने वहां से एक्सेलरेट किया कि जब हमने देखा कि शाहीन बॉलिंग के ऊपर आ रहा है तो दिस इज द ओवर। इसके ऊपर शाहीन के उस ओवर में 17 रन पड़े और इसके बाद हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा ओवर करा लिया था, 4 गेंदों पे 3 रन दिए थे। और स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं डेथ ओवर्स के हारिस रऊफ, आप तो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यॉर्कर्स उनकी बड़ी मशहूर है, लेकिन वो जो आखिरी 2 बॉल्स थी वो लेंथ बॉल थी। एक तो बड़ा अच्छा स्ट्रेट खेला, बड़ा मुश्किल शॉट खेला जिसपे 6 था, और फिर एक और लेंथ बॉल लेग साइड पे जो 6 के लिए उठा दिया फाइन लेग पे। आपके ख्याल में वहां पे क्या कोई प्रेशर होता है या कोई स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि लेंथ बॉल पे फंसाऊंगा? क्या वजह है कि यॉर्कर्स नहीं करता बॉलर इस सिचुएशन में? देखिए, उसमें 2 चीजें, एक तो आप पिच देखते हैं, इस पिच के ऊपर खिंचा हुआ बॉल जो था वो उसको मारना बहुत मुश्किल था। जो सामने उसको छक्का लगा उसने वो स्लोअर वन किया है जी, लेकिन कोहली ने उसको पिक बॉल अच्छा किया। ऐसे शॉट ऐसा स्पेशल बैट्समैन ही मार सकता है। एब्सोल्युटली। बट उसके बाद अवेयरनेस देखें कि उसको ये पता था कि अब इसने मुझे स्लोअर वन किया, नेक्स्ट बॉल ये तेज करेगा, और ही वॉज रेडी फॉर द यॉर्कर एंड टांग पे जो भी बॉल उसकी आएगी। जो इस तरह के बैट्समैन होते हैं वो एक हिट मार के अगली उनको पता होता है कि बॉलर मुझे किस एरिया में बॉल कर सकता है। ऑल्दो अगर हारिस जाते यॉर्कर करने और पूरा यॉर्कर करते ऑफ स्टंप के ऊपर तो बेहतर बॉल हो सकती थी, बट आई थिंक यू कांट टेक अ क्रेडिट फ्रॉम राइट। मोइन खान साहब, एक और बात, मोइन खान साहब, एक जिस पर अभी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है वो नो बॉल की है। एक तो बड़ा मार्जिनल डिसीजन था, आमतौर पे ऐसे डिसीजंस थर्ड एम्पायर को रिव्यू किए जाते हैं कि वो फैसला करे कि रिप्ले देखे कि नो बॉल था या नहीं था, लेकिन यहां पे एक ये भी बात की जा रही है कि विराट कोहली के प्रेशर में शायद आके उसने नो बॉल दे दिया एम्पायर ने, क्योंकि उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, बाद में बाबर ने एक्सप्लेनेशन भी मांगी और वो मुतमईन नजर आए शायद अपनी उनकी एम्पायर की एक्सप्लेनेशन से। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, नो बॉल था वो और क्या एम्पायर का फैसला दुरुस्त था? जो रिप्लेस में देखा है शहजाद, नो बॉल तो लग रहा था कि नो बॉल जरूर है, बट इस तरह के डिसीजन, और ये मैंने चेक भी किया है अपने एंड पे, ये आईसीसी की जो अंपायर्स की मीटिंग होती है उसमें ये चीज वाज़े तौर पे डिसाइड हुई भी थी। ये अभी की नहीं, ये चंद सालों पहले की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जब इस तरह की नो बॉल होती है तो अंपायर का पहला काम होता है वो थर्ड अंपायर पे कंफर्म करता है
कि हाइट इसकी मार्जिनल जो भी नो बॉल है या नहीं है, बट जो अंपायर से गलती हुई है यहाँ पे, वो अंपायर से गलती हुई है कि उन्होंने रेफरल नहीं लिया। बट वो डाउटफुल बॉल था, यकीनन मे बी वो थर्ड अंपायर पे जाता तो वो डिसीजन में भी पाकिस्तान के भी हक में आ सकता था, और वहां पे एक एक्स्ट्रा बॉल नहीं होती, वो एक्स्ट्रा रन नहीं बनता, तो पाकिस्तान की फेवर में भी आ सकता था। बहरहाल मैं अगेन ये कहूंगा। अच्छा मोइन भाई, यहाँ पे एक चीज जरा क्लियर कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उसके बाद जब फ्री हिट थी वो बोल्ड हुए और उस पर भी 3 रन बन गए, तो वो डेड बॉल हो जाती है। इसमें भी रूल बहुत क्लियर है, रूल बहुत क्लियर है आईसीसी का, वो चेक भी कर लिया हमने, पढ़ भी लिया है खुद भी। जब भी आप फ्री हिट खेल रहे होते हो तो आप जब तक एक तो आप शॉट मारते हैं और कैच अगर जा रहा होता है, कैच के दौरान जब तक फील्डर के हाथ में बॉल नहीं जाती, आप जितने रन बनाते हो वो प्लस हो जाते हैं आपके, और जब बॉल फील्डर के हाथ में खत्म होता है तो उस वक्त वो डेड हो जाती है बॉल। उसके बाद जो भी रन आप भागते हैं बनाते हैं वो काउंट नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इन केस ऑफ कि आप बोल्ड हो जाए, बोल्ड होने की सूरत में विकेटों को बॉल लग के अगर बाउंड्री भी क्रॉस कर जाए तो आपको चौका मिलता है, और आप जितने रन भागना चाहे आप भाग सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो एज फार एज दिस रूल इज कंसर्न, रूल बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, लिखा हुआ गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई डाउट है। बट जो अमेजिंग चीज थी वो ये कि इस रूल का कोहली को बहुत अच्छी तरीके से पता था। वो जिस तरह उन्होंने रनिंग की है, 3 रन बनाए, वो आते हैं एडिशनल रन, वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर ले आए यहाँ पे मोहम्मद नवाज को। ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको पता था ये रूल का, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, पता था बोल्ड हो गए, भागते रहे और उन्होंने 3 रन स्कोर किए। मोइन भाई, अब नेक्स्ट मैच के लिए आपके ख्याल में, ये जो भी आकिब भाई ने बात की कि 8वें पे अगर आसिफ अली को खिला रहे हैं, क्योंकि अब शादाब ऊपर आ रहे हैं, नवाज भी उनसे ऊपर आ रहे हैं, तो क्या बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं होगी कि एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला लें या बॉलर खिला लें? क्योंकि देखें ना, इंडिया ने भी जो स्पिनर्स थे उन्होंने सिर्फ 4 ओवर करवाए, और अक्षर पटेल पहले ओवर में आए, 20 रन खाए, उनको दूसरा ओवर नहीं मिला, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन था कि हम पांड्या की तरफ जा सकते हैं। क्या आगे अगले मैचेस में यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखें, आकिब की बात से बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा, बिकॉज कि आप किसी एक प्योर बैट्समैन को नंबर 8 पे T20 में नहीं खिला सकते, या नहीं खिलाना चाहिए। उसकी जगह बेहतर ये होगा कि आप बिल्कुल एक बॉलिंग ऑलराउंडर ले सकते हैं, या अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आसिफ अली को आपने खिलाना है, आसिफ अली को पूरा चांस देना चाहिए, उनको फिर ऊपर के नंबरों में खिलाएं, जहां पे आप कभी प्रमोट कर देते हैं शादाब को, कभी प्रमोट कर देते हैं आप नवाज को, तो इस तरह कभी हैदर अली को नंबर फ्लैक्चुएट करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा रोल को डिफाइन करना चाहिए यहाँ पे, और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आसिफ अली को शायद चंद बॉलों के लिए सिर्फ टीम के अंदर सिलेक्ट किया जा सकता है, किया जाता रहा है। तो ये मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की गलत है। पाकिस्तान को यकीनन अगले मैच में एक चेंज जरूर करनी पड़ेगी, उनको एक बॉलर इंडक्ट करना पड़ेगा, और जैसे शाहीन की हमें फॉर्म नजर आ रही है, शाहीन को सपोर्ट के लिए भी आकिब ने कहा था कि बिल्कुल एक फास्ट बॉलर टीम में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कि कोई ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर, टॉप ऑलराउंडर नहीं है, बट आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, मैं समझता हूँ वसीम की। अगर वसीम को नेक्स्ट मैच में खिला लें एज एन 6th बॉलर और एज एन ऑलराउंडर, तो आपके पे एडिशनल चांस होगा इन पिचेस के ऊपर किसी भी ओपोनेंट को अपना जो भी छोटा भी अगर टारगेट आप दे रहे हैं तो उसको डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, आकिब सर बैटिंग की बात करते हैं। स्लो स्टार्ट था, विकेट्स जो दोनों ओपनर्स थे हमारे वो जल्दी आउट हो गए। फिर आज इफ्तिखार ने बड़ी कमाल इनिंग्स खेली, और शान जब थोड़ा फंस के भी खेल रहे थे, उन्होंने जो एक वाइड मिडॉन पे पुल किया, वहां से मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। फिर उन्होंने मूवमेंट का इंतजार किया, और जैसे स्पिनर आए, पहले उन्होंने अश्विन को 1 छक्का मारा, फिर 1 ओवर में अक्षर पटेल को 3 छक्के मारे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उनकी बैटिंग को कैसे देखते हैं? शान ने एक अच्छी स्टडी इनिंग्स खेली, तो मेरे ख्याल से ये तो 3 और 4 पे हो गए हैं। अब फखर को इंक्लूड करना चाहिए अगर वो फिट हो जाए शान की जगह, या किसी और की जगह, ये भी बताइएगा। और किस बैट्समैन को फिर आप ड्रॉप करके मोहम्मद वसीम या किसी और बॉलर को खिलाना चाहेंगे? देखिए, आइडियली अगर आप देखा जाए तो जो आसिफ अली है वो 7 नंबर पे आ जाए, क्योंकि मुझे हैदर अली के रोल का भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर 4 तक इफ्तिखार आ गए तो 5 और 6 तो शादाब और नवाज आ जाएंगे, और 7 पे आसिफ फिर भी बेहतर है, क्योंकि अगर उसकी स्लॉट में बॉल दे तो चक्का मार देता है। बट आई थिंक कि मुझे हैरानी हुई है और अफसोस हुआ है कि आप उस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। मोइन से पूछे, मैं उस बॉल होने से पहले इनको कह रहा था कि ये बॉल गिरने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आसिफ अली अगर डीप इन क्रीज जाएगा, जब वो डीप जाता है तो उसका पिछला पांव जो है वो स्टंप्स के पास चला जाता है,
वहां पे जो लोग उसे जानते नहीं, वो उसे लेंथ बॉल या मुंह में कर देते हैं, जो वो सामने हिट मार देते हैं। जी। अगर वही बॉल जैसे आज की है, अगर आप बाउंसर मारते हो, शॉर्ट पिच करते हो, तो उसके पास पीछे जाके अपनी पोजीशन ही बनाने की जगह नहीं है। तो आई थिंक कि उनको थोड़ा सा इतना तो करना चाहिए कि आपको इतना विजिबल ना हो जाए आपका फॉल्ट के आपको हर बंदा जो ट्रैप कर ले। और दूसरी बात जो आपने इनकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है, ये बिल्कुल फ्लॉप हुई है, एक्सपोज हुई है। क्योंकि जब ये फकर को इन्होंने टीम में डाला है, तो लेग स्पिनर जो आपके पास एक ही ऑप्शन है स्पिनर्स की, वो उस्मान कादर थे, उनको निकाल दिया और खुशदिल इज स्टिल इन देयर। और मुझे ये नहीं समझ आती कि दो बैट्समैन बाहर बैठे हैं और जो खेल रहे हैं उनमें भी एक ज्यादा है। तो अगर बाहर निकलता है हैदर अली, यासिर, तो आपके 3 बैट्समैन जो है बेंच पे बैठे होंगे और सिर्फ आपके पास फास्ट बॉलिंग में ऑप्शन है। तो इसलिए ये टीम कभी भी उस तरह बैलेंस बनी नहीं है। शुरू में देखें तो इस टीम के अंदर कैसे हो सकता है कि फहीम अशरफ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो और वो आपके स्क्वाड में ना हो।